अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। एक किस्म का ये प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं कि बजाय कि हम चीज़ों को फंक्शंस या लॉजिक के ज़रिए ऑर्गेनाइज करें, हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा या ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए। अभी आपको इसकी इतनी सही से समझ नहीं आएगी, बट आगे जब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं या डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो आपको इस डेफिनेशन की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस करने हैं वो क्या होते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेसिकली कोडिंग में इम्प्लीमेंट करने के वेरियस मेथड्स, जो कि एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है और एनकैप्सुलेशन है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास होती क्या है। क्लास जो होती है उसको अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज़ बेसिकली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अब ये जो होती है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ये इस तरह होती है कि आप खुद से डिफाइन करते हो कि जनाब इसकी डाटा टाइप क्या हो सकती है। मतलब आप खुद से करते हो, ये आप जो ऑलरेडी डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं जिस तरह इंट है, स्ट्रिंग है, मतलब आप ये चीज़ें नहीं यूज़ करते, आप खुद से डिफाइन करते हो। अगर किसी ने पहले सी प्लस प्लस की हुई है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो उनको पता होगा कि सी प्लस प्लस में एक होता है स्ट्रक्ट, उसमें आप खुद से डेटा टाइप डिफाइन करते हो उसकी। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्लास में भी आपकी खुद से आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो, हेंस कॉल्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब जो क्लास होती है कंसिस्ट कर रही होती है डेटा मेंबर्स पे और डेटा फंक्शंस पे। अब इन डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन और इन मेंबर फंक्शंस को हम इस तरह एक्सेस करते हैं कि एक क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, मतलब किसी भी क्लास के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी हम नेक्स्ट में आगे देखते हैं, तो अभी परेशान नहीं होना, नेक्स्ट में हम आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब क्लास आगे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज जो कि उसकी ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम हो। मतलब एक क्लास है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों की अगर सिमिलर कोई प्रॉपर्टीज हम बजाय कि हम उन सब की अलग अलग डिफाइन करें और इतना लंबा हम कोड कर लें, हम क्या करते हैं एक ही क्लास बनाते हैं, सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज उसमें लिस्ट डाउन कर लेते हैं और वही क्लास उन सब ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं। तो आप इसलिए इसको इस तरह भी कह सकते हो कि ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। एक हम बनाते हैं क्लास कार्स की। अब आपको जो सामने स्क्रीन पे कार्स नज़र आ रही हैं, कार ए, कार बी, कार सी, दिखने में तो आपको बहुत डिफरेंट लगेंगी, बट इनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि अगर हम बार-बार लिखें तो दैट वुड बी वेरी रिडंडेंट कोड, मतलब वो रिपीटिंग कोड हो जाएगा और वो मतलब हमारी ऐसे ही स्पेस लेगा। तो उसकी वजह हम क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन कर देंगे कार्स की। हम इनकी सिमिलैरिटीज़ जैसा कि इनमें टायर कितने हैं, इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील कितने हैं, इसमें गियर है कि नहीं है, इसका इंजन है कि नहीं है, मतलब इस टाइप की हम सिमिलैरिटीज़ एक सर्टेन क्लास लेंगे और उसमें हम डिफाइन कर देंगे और इन सब चीज़ों को क्लास दे देंगे कार्स की। देखने में तो ऑफ कोर्स आपको बहुत डिफरेंट लग रही है कि दरवाजे ऊपर को खुलते हैं कार ए के, कार बी, कार सी के नहीं खुलते, डिज़ाइंस बहुत डिफरेंट है, बट ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं ये इसके सेम है। तो इस वजह से हम इनको कर देंगे कि ये कैटेगराइज़ हो जाएँगे एक सर्टेन क्लास के अंदर जो कि है क्लास कार। आपने मुझे बार-बार बोलते सुना होगा कि ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी बार मैंने पीछे यूज़ किया कि क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जिसे हम पहले डिफ़ाइन किया था, ऑब्जेक्ट होता है किसी भी क्लास का कोई भी इंस्टेंस। ये या तो होता है टेंजिबल या इट कैन बी एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली। टेंजिबल से मतलब या तो आप इसको टच कर सकते हो, फिज़िकली आप इसको टच कर सकते हो। एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली का ये मतलब कि आप इसको मतलब टच नहीं कर सकते, मतलब इनटेंजिबल एक किस्म का हो गया आपके पास। आगे हम जब इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने दोनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं, टेंजिबल की भी और एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली की भी, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जब भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं, तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तब जाके हमारी बेसिकली मेमोरी आपकी एलोकेट होती है, जो भी आप सीपीयू आपकी मेमोरी एलोकेट करता है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो सेकंड हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, इसकी कुछ चीज़ें होती हैं।
ये होती है इसके पास एक आइडेंटिटी, मतलब आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट से इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके लिए हर ऑब्जेक्ट की एक ना एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्टेट हो सकती है, इसके मतलब स्टेट मतलब एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और ऑब्जेक्ट कोई ना कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब कोई ना कोई इसका कोई ना कोई काम ज़रूर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब हम ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको सामने नज़र आ रही है, शी इज़ अ ह्यूमन गर्ल। ये एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, मीन्स दैट शी कैन टच अदर्स, मतलब वो दूसरों को हाथ लगा सकती है और दूसरे इसको हाथ लगा सकते हैं, मतलब फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके कुछ ना कुछ ये अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देख लें तो शी इज़ एन ऑब्जेक्ट। इसके कुछ ना कुछ इसकी एक स्टेट है, इसका एक बिहेवियर होंगे और इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। स्टेट में हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स में मतलब आ जाती है प्रॉपर्टीज, जिस तरह इसका कोई ना कोई नाम होगा, नाम इसका इधर है हाजरा। इसकी कोई ना कोई एज होगी, लेट्स जस्ट अज्यूम शी इज 18, तो ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। फिर इसके कुछ ना कुछ बिहेवियर होंगे, मतलब वो चल सकती है, शी वॉक्स, वो खाना खाती है, वो फिर स्कूल जाती है एंड ऑल दैट स्टफ, ये उसके मतलब बिहेवियर हो गए। और इसकी यूनिक आइडेंटिटी में इस तरह आ जाएगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपके पास आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड पे आपको एक असाइन होता है सीएनएसी नंबर, जो कि यूनिक है हर सर्टेन ह्यूमन के लिए जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसकी वो जो उसका सीएनएसी नंबर होगा वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो गई। जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जो कि बेसिकली मैंने मेंशन की थी एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली में एग्जांपल आ जाती है, वो है डेट की। डेट इज समथिंग इनटेंजिबल। आप इसको सिर्फ एप्रीहेंड मतलब आप इसको सिर्फ देख सकते हो कि हाँ आज ये डेट है। तो डेट की भी एक स्टेट है, कुछ बिहेवियर है और एक यूनिक आइडेंटिटी है। जिस तरह डेट की जो स्टेट है, मतलब जिसका एट्रीब्यूट्स है, ईयर है, डे है, मंथ है। बिहेवियर जो इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं कि आप सेट कर सकते हो कि क्या ईयर है, आप सेट कर सकते हो क्या डे है, आप सेट कर सकते हो क्या मंथ है। आइडेंटिटी में आप जो भी अगर आपने किसी भी मॉडल में आपने डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ किया, आप उस मॉडल के अंदर उसे एक यूनिक आइडेंटिटी खुद से प्रोवाइड कर दोगे। तो ये बेसिकली हो गया आपके पास इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने इम्प्लीमेंट किस तरह करना होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 4 टाइप के मेथड्स हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि आपको सिर्फ ना जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है डेटा की, अ, वो हम सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मतलब दूसरे बंदे को आप प्रोवाइड करते हो। जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कि मतलब वो किस तरह आपने चीज़ की, ये वो नहीं बताते। हम सिर्फ बताते हैं कि हाँ ये चीज़ हो गई और ये इस तरह की नज़र आ रही है। ये नहीं हम बताएंगे कि वो चीज़ किस तरह बनी, मतलब उसमें क्या पीछे थॉट प्रोसेस था, क्या मटेरियल्स यूज़ किए या किस किस स्टेप को फॉलो करके हमने वो किया। तो ये पॉइंट इसे बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है कि कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स about an object that are relevant to the current perspective। सेकेंड ये पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपको पर्सपेक्टिव के लिहाज से चीज़ें शो होती हैं। ये पर्सपेक्टिव के लिहाज से चीज़ें किस तरह शो होती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कार की। अब इधर आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, 2 पर्सपेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं। 2 पर्सपेक्टिव किस-किस के? एक पर्सपेक्टिव है जो कि हम नॉर्मल पीपल का है, जिनका गाड़ियों के बनने से या इससे कोई लेना-देना नहीं है। पर्सपेक्टिव नंबर बी है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं उनका। अब जो पर्सपेक्टिव नंबर ए है जिसमें आपको गाड़ी है, हम लोग तो यही देखते हैं कि हाँ भाई गाड़ी कितनी ये प्यारी लग रही है, ग्रे कलर कितना अच्छा है इसके, अच्छा ठीक है 4 व्हील्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, ये चीज़ें। बस ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारी डिटेल्स हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं। हमें इससे कोई लेना-देना नहीं कि वो गाड़ी चल कैसे रही है या उसके अंदर इंजन में मतलब इंजन किस-किस चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन जो पर्सपेक्टिव बी है, वो एक किस्म का इंजीनियर्स का पर्सपेक्टिव आप ले सकते हो कि वो देख रहे हैं कि डिटेल्स के कौन-सी जो वायर है वो किधर जाएगी, तो फिर ये वाला डोर मतलब जैसे ऑटोमेटिक आजकल वो विंडोज़ वो शीशे हैं ऊपर-नीचे हो जाते हैं, मतलब कौन-सी तार किधर जाएगी तो वो ऊपर-नीचे हो जाएँगे। लेकिन जो आपके पास जनरल एक बायर है या जो जनरल यूज़र है, वो तो सिर्फ़ ये देखेगा हाँ, ये बटन दबाया शीशा नीचे-ऊपर हो गया। लेकिन जो आपके पास एक इंजीनियर है वो देखेगा हाँ, ये इसको किधर से किधर आपने कनेक्ट किया तो फिर ये शीशा आगे-पीछे होगा। ये बेसिकली हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको वही डिटेल्स नज़र आएँगी जो कि उनके रेलेवेंट है। बाकी की उनको डिटेल्स हिडन होगी, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है वो उनके साथ हिडन होगी।
अब हम जो सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है इसका अपना ही मतलब होता है कि हैविंग मेनी फॉर्म्स, मतलब इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स में वो चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज से देखा जाए तो इसका ये मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट को मतलब आप डिफरेंट टाइप्स को एक ही इंटरफेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में तो इतना ही है, ज़्यादा बेटर समझ आएगी जब हम नेक्स्ट में एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बंदा, उसका नाम है हमज़ा। अब हमज़ा के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। हमज़ा एक टाइम पे एक फ़ादर भी है, मतलब उसका एक बेटा है तो अपने बेटे के लिए वो उसका फ़ादर है। वो अपनी माँ के लिए उनका बेटा है, मतलब ही इज़ अ सन एट द सेम टाइम। बीवी के लिए वो अपना हस्बैंड, बीवी के लिए वो उसका हस्बैंड है। और अगर उसके पास कोई जॉब है, वो अगर ऑफिस जाता है तो उसके बॉस के लिए बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह वो भी एक कंपनी का एम्प्लॉय भी है। तो इधर देखिए हमज़ा के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में। मतलब वो घर जाता है तो अपनी बीवी के लिए वो उसका मतलब हस्बैंड है, बेटे के लिए वो उसका फादर है, लेकिन वो जब ऑफिस जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब ऑफिस जाता है तो वो बन जाता है ऑफिस का एक एम्प्लॉय बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यही चीज़ होती है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं चीज़ की डिफरेंट सिचुएशन में। एक और एग्जांपल आई जस्ट मतलब मुझे अभी याद है, बचपन में हम यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे एमएस पेंट के साथ। आप लोगों को भी शायद याद हो, आप लोग भी शायद करते हो। हमें तो बहुत याद है कि कंप्यूटर लैब में बैठ के हम एमएस पेंट लगा लिया करते थे। उसमें हम करते थे ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स ड्रॉ करते थे। अब आपके ऊपर ऑप्शन शेप्स का एक ही बार आता था, लिखा आता था कि शेप्स। तो आप शेप्स पे क्लिक करते थे, आपको डिफरेंट शेप्स के ऑप्शंस आ जाते थे, सर्कल के, ट्रायंगल के, रेक्टेंगल के। अब देखें है तो चीज़ वो एक ही ना, आपको एक्सेस तो आप शेप्स को कर रहे हो, लेकिन अगर उसके डिफरेंट टाइप्स है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में शेप जो फंक्शन है उसका डिफरेंट बिहेवियर है। मतलब डिफरेंट, अगर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो जो शेप वो चीज़ है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इस तरह ये बेसिकली होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो थर्ड हम मेथड डिस्कस करेंगे ओप की इम्प्लीमेंटेशन का, वो है इनहेरिटेंस। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सबसे फेवरेट मेथड इनहेरिटेंस ही है। मोस्टली मतलब मेरे यूज़ में भी यही आता है। तो देख लेते हैं इनहेरिटेंस होती क्या है। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं कि एक जो क्लास है वो दूसरी क्लास की करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकती है, मतलब उनको भी वो यूज़ कर सकती है। ये ऐसे हो गया कि जब हम एक क्लास बनाते हैं, हमें ना दोबारा से वो सारी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस नहीं लिखनी पड़ती, जो कि मतलब हमें 2 क्लासेस, जैसे 2 क्लासेस में हमें सेम फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं। हम क्या करेंगे, एक बेस क्लास बना लेंगे, उससे क्या करेंगे कि उसमें सारी मेन प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे, और जो दूसरी 2 डिराइव्ड क्लासेस होंगी, उनमें क्या करेंगे, उनको इनहेरिट करा लेंगे बेस क्लास से, ताकि हमें वो जो सेम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हमने बेस क्लास में लिखे थे, वो हमें बार-बार ना लिखने पड़ें। एक ही बार हमने प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस लिख लिए और वही आप बार-बार यूज़ कर सकते हो बाय इनहेरिटिंग दोज़ कैरेक्टरिस्टिक्स इन अनदर क्लास। तो इससे ये होता है कि आप कोड को ईज़िली रीयूज़ कर सकते हो, और उसकी रिडंडेंसी, मतलब उसकी रिपीटेंस को मतलब आप बहुत कम कर सकते हो या आप टोटली रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत ही यूज़फुल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम कैट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक होगी हमारे पास क्लास कैट्स की। अब आप देख लें कि जो कैट नंबर ए है वो एक बेसिकली टाइगर कैट है, बी आई थिंक ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, सी जो है पर्शियन कैट है। टाइप्स तो कैट्स की डिफरेंट है ना, बट कैट्स के कुछ सर्टन बिहेवियर्स होते हैं, कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज होती हैं जो सब में सिमिलर होती हैं। मतलब इनकी स्लिटेड आइज होती हैं, मतलब इनका क्यूट सा बिहेवियर होता है, मतलब हमेशा एंग्री एंग्री से रहना एंड ऑल दैट स्टफ। और इनकी 4 लेग्स होती हैं, मतलब दे वॉक ऑन 4 लेग्स। इनकी एक टेल होती है, इनके व्हिस्कर्स होते हैं। ये जो सेम प्रॉपर्टीज़ या सेम बिहेवियर्स हैं। अब आपने अगर एक कोड के अंदर 3 क्लासेस बनानी है, जिसमें टाइगर कैट की भी क्लास है, ब्रिटिश शॉर्टहेयर की क्लास है, या पर्शियन कैट की क्लास है। अब आप ये चीज़ क्या बार-बार लिखोगे क्या? मतलब आपकी बार-बार लिखने से कोड में रिडंडेंसी बढ़ेगी, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाएँगे ना। तो बेटर ये होगा आप एक क्लास बना दोगे मेन कैट की, उसमें से क्लासेस उसमें से जो टाइगर कैट की क्लास है, ब्रिटिश शॉर्टहेयर की क्लास है, वो आप इनहेरिट करा लोगे, ताकि जब आप वो क्लास आपकी मेन इनहेरिट हो जाएगी इन क्लासेस के अंदर, तो आपकी जो क्लास टाइगर कैट है वो क्लास कैट की प्रॉपर्टीज को, क्लास कैट के फंक्शंस को एक्सेस कर सकेगी और उनको यूज कर सकेगी। तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस की एग्जांपल। जो हमारे पास अब लास्ट टाइप आ जाती है, लास्ट मतलब मेथड आ जाता है ऊप का, वो है एनकैप्सुलेशन।
जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, आप किसी चीज़ को एनकैप्सुलेट कर देते हो या रैप अप कर देते हो। इधर हम क्या करते हैं कि रैप कर देते हैं डेटा को एक सिंगल यूनिट में, मतलब एक सिंगल क्लास के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं कोड को या डेटा को जो कि इस क्लास ने मतलब मैनिपुलेट करना होता है। अब जो वेरिएबल्स या डेटा होते हैं ना इस क्लास के, वो किसी और क्लास से एक्सेस भी नहीं किए जा सकते, उनको सीन भी वो उधर से सीन भी नहीं किए जा सकते, मतलब वो बेसिकली सारे हिडन होते हैं और कोई और क्लास का कोई भी मेंबर फंक्शन उनको एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो आपके पास जो वेरिएबल्स या डेटा होते हैं ना किसी भी एनकैप्सुलेटेड क्लास के, उनको सिर्फ एक्सेस कौन कर सकता है, वो उसी क्लास का मेंबर फंक्शन उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए एनकैप्सुलेशन को हम ये भी बोलते हैं डेटा हाइडिंग, बिकॉज सारा डेटा दूसरी क्लासेस से हिडन होता है। अब हम एक ये लाइफ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं ताकि हम एनकैप्सुलेशन को सही से समझ सकें। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी कंपनी होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी जनरली ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा या सेल्स डिपार्टमेंट होगा या उनके मतलब ऑडिट डिपार्टमेंट होगा और या मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम जो हमारे पास स्क्रीन पे पर्सन ए शो हो रहा है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और जो स्क्रीन पे पर्सन बी शो हो रहा है वो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जनाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पर्सन को एम्प्लॉय है उसको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें उसको सेल्स का डाटा चाहिए और उसको वो रिपोर्ट अपने बॉस के सामने दिखानी है। अब वो क्या करेगा, उसे सेल्स का डाटा एक्सेस करना है तो वो सेल्स का डाटा खुद से जाके एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो क्लास फाइनेंस डिपार्टमेंट या वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो वो सिर्फ फाइनेंस का डाटा ही एक्सेस कर सकता है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसे सेल्स का डाटा चाहिए, वो सेल्स डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय या किसी अथॉरिटेटिव पर्सन के पास जाएगा, मतलब किसी मेंबर फंक्शन के पास जाएगा, उसे बोलेगा कि जनाब मुझे ये डाटा चाहिए। तो वो जो मेंबर फंक्शन है या वो जो अथॉरिटेटिव पर्सन है सेल्स डिपार्टमेंट का, वो उसको उस डाटा तक एक्सेस देगा और वो उसे वो डाटा ला के देगा, वरना फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्सन खुद से वो डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज एनकैप्सुलेशन। और सेल्स डिपार्टमेंट का जो सारा ये जो डाटा उसे चाहिए था फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले पर्सन को, वो रैप्ड अप है इन द क्लास ऑफ सेल्स। और ये एनकैप्सुलेटेड क्लास है, डाटा हिडन है दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट है, चाहे वो एचआर है, उनको वो डाटा वो शो नहीं होगा जब तक कि सेल्स डिपार्टमेंट का कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन उसको अथॉराइज ना करे। तो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड में होती है इनकैप्सुलेशन। अब हम देखते हैं कि बाकी तो हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि हमें ये यूज़ क्यों करनी चाहिए। तो एडवांटेज नंबर 1 ये है कि मॉड्यूलैरिटी फॉर ईज़ियर ट्रबल शूटिंग। अब मॉड्यूल्स हमारे बने होते हैं, डिफरेंट कोड हमारा डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है कि सर्टेन क्लासेस बनी होती हैं। ईज़ियर ट्रबल शूटिंग है कि आपका अगर कोई कोड में बग आ रहा है, जिस तरह कोई आपने ऐप बना ली, जिस तरह आपने कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। अब मैनेजमेंट सिस्टम का एक सर्टेन पार्ट नहीं फंक्शन कर रहा, आपको पता है कि सर्टेन पार्ट की एक क्लास हमने बनाई थी। आप क्या करोगे, बजाय आप पूरे कोड के अंदर वो ढूंढते रहो कि जनाब वो बग किधर है, क्या है, मतलब कैसे ठीक होगा, आप जाओगे ही उसी क्लास पे ताकि आप जाके इजीली वो वाला आप बग रिमूव कर सको। सेकेंड हमारे पास एडवांटेज आ जाता है कि रीयूज कर सकते हो कोड को, जैसा मैंने आपको क्लास कैट्स की एग्जांपल दी थी। कैट्स की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं थ्रू आउट, तो वो आप एक सर्टेन एक सेम क्लास बना लो कैट्स, उसके अंदर से उसको इनहेरिट करा लो बाकी क्लासेस में, तो आपका कोड जो है रीयूज हो जाएगा। फिर आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, जिस तरह मैंने आपको एम एस पेंट वाली एग्जांपल दी थी, शेप्स वाली बनाया, तो आपको इंटरफेस पे एक ही चीज़ सेम इंटरफेस शो हो रहा है शेप्स का, आगे आपको ऑप्शन आता है कि शेप्स के डिफरेंट बिहेवियर है, वो या तो रेक्टेंगल बन जाएगा या वो ट्राइंगल बन जाएगा। तो बेसिकली आपको मिल रही है फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट में हम देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कि जो आपको पीछे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसा इनहेरिटेंस की आपको वो एग्जांपल दी थी, इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल दी थी, आपकी प्रॉब्लम्स को आप इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो, कि मतलब आप जिस तरह इनहेरिटेंस में आप थोड़े कोड के ज़रिए आप ज़्यादा काम कर सकते हो, सेम चीज़ को रीयूज़ कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। तो ये होती है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम टाइम में आप मतलब ज़्यादा काम कर रहे हो या आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो, आपको थोड़ा टाइम लगे भी लेकिन आप इफेक्टिवली काम करें, आपकी वो प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो रही है। तो ओके, सिर्फ इतने ही एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन इधर मैंने इतने ही लिस्ट डाउन किए।
बिकॉज़ एडवांटेजेस तो चीज़ के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सर्टेन सिचुएशन आप उस चीज़ को यूज़ करते हो। तो नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि ऊप के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। जिस तरह किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसे हमारे पास उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो आपका साइज़ हो जाता है प्रोग्राम का वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वज़ह से ये फिर स्लो हो जाता है दूसरे प्रोग्राम्स की निस्बत, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आपकी होती हैं, तो उनको जो सबको रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल करनी होती है, उनको एग्ज़ीक्यूट करना होता है, तो वो फिर ज़्यादा देर लग जाती है। और बेसिकली जिस तरह ये वन साइज़ फॉर ऑल वाली चीज़ नहीं है, मतलब आपको जो सर्टेन सिचुएशन है उसके लिहाज से आपको ऊप यूज़ करनी चाहिए। कुछ लोग क्योंकि क्या करते हैं कि हर चीज़ में ज़रा हमने अब इसमें भी ऊप लगा दो, इसमें भी ऊप लगा दो, वैसे नहीं होता। आपको अपनी प्रॉब्लम देखनी होती है और आपको अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो काफ़ी सारे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए सूटेबल नहीं है। लास्ट में ये होता है कि इसका ज़रा लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है, कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि हाँ, ऑब्जेक्ट की बेसिस पे इंटरैक्शंस करवाना एंड ऑल दैट स्टफ, तो इनको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी ईज़ियर लगती है। लेकिन ये है कि अगर आप इस डीप लर्निंग कर्व को ओवरकम कर लो तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू। ये है जो डिसएडवांटेज मेंशन किए हैं, these are not really actually disadvantages, होते हैं थोड़े बहुत, बट द पॉइंट इज़ कि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिव हो रही है तो मतलब ये चीज़ें इतनी आप अकाउंट में नहीं लेते। डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आप जो एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो, तो उस लिहाज से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को अब तक ऊप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैंने दी थी, उनकी समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो प्लीज़ शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।